Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Fair House. This is चारू अग्रवाल by profession चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई लिमिट है, हम कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर। अगर हम कैश डिपॉजिट ज्यादा करा दें तो कोई नोटिस आएगा इनकम टैक्स की तरफ से, क्या कोई टैक्स की इम्पोजिशन है, क्या कोई पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी, क्या क्या चीजें हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है अगर हम कैश को ज्यादा डिपॉजिट कराए बैंक के अंदर। मैं आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। सारी की सारी कॉन्सिक्वेंसेस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। देखो, क्या कोई कैश डिपॉजिट की लिमिट है? तो बिल्कुल भी नहीं है। हम कितना भी मर्जी कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बस एक सेक्शन है जो कि बोलता है एज पर सेक्शन 285BA, जिसमें क्या चाहिए होता है, बैंक को चाहिए होता है, बैंक आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू इनकम टैक्स अथॉरिटी इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, हम कितना मर्जी भी कैश डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर, लेकिन अगर हम 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा कराते हैं बैंक के अंदर, कौन से बैंक के अंदर? हमारा सेविंग बैंक है। कब कराते हैं? फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हम स्टार्ट करें तो अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। तो क्या बोलता है सेक्शन में कि हम इस साल, एक साल में कितना मर्जी भी टैक्स डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक के अंदर, लेकिन सेक्शन 285B क्या बोलता है कि अगर हम 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बैंक को एक ऑब्लिगेशन दी हुई है। किसको ऑब्लिगेशन? हमें नहीं ऑब्लिगेशन दी हुई, बैंक को ऑब्लिगेशन दी हुई है कि वो SFT क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब कि जिसमें सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, बैंक को चाहिए कि वो फर्निश करे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। उन पर्सन की सारी डिटेल आएगी उसके अंदर जिन पर्सन ने 10 लाख या फिर 10 लाख से अबव क्या करा रखा है? कैश डिपॉजिट करा रखा है। क्लियर? किस केस में? सेविंग के केस में, और एक साल में, 1 ईयर में। और ये अगर हमारे पास अगर करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट के केस में ये जो लिमिट है ये कितनी हो जाती है? 50 लाख की लिमिट हो जाती है। क्लियर? इससे क्या क्लैरिटी आती है? आप कैश डिपॉजिट आप कितना भी करा सकते हो, लेकिन बस एक बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो एक स्टेटमेंट देगी इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि इस पर्सन ने 10 लाख या फिर 10 लाख से अबव कैश डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, इन केस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। और अगर हमारे पास करंट अकाउंट है तो उस केस में क्या लिमिट हो जाएगी? वो 50 लाख की। चलो पढ़ते हैं, क्या देखना है हमें? कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट एग्रीगेट ऑफ 10 lakhs और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमने समझ लिया, यहाँ पर क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? इन 1 और मोर अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के सारे बैंक अकाउंट में। अब आपकी क्वेरी क्या राइज होती है? मेरा PNB बैंक है। PNB बैंक में मैंने अप्रैल में 1.5 लाख जमा कराए, ठीक है, मई में 1.5 लाख कराए, ऐसे टोटल करके सारे महीनों का मिला के जितने जितने भी कराए, मेरी जो टोटल आती है वो 8 लाख की आती है। तो क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल है 285? मेरी रिपोर्ट भेजी जाएगी? तो नहीं, आपकी रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी। अगर हम तीनों सबको टोटल करके जितने भी उसने कैश डिपॉजिट कराया है अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगर उसका टोटल
11 लाख बनता है तो बैंक ऑब्लिगेट हो जाएगा कि वो आगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपकी डिटेल भेजेगा। क्लियर? हमें क्या करना है, सारा पूरे साल का एग्रीगेट देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी आपकी क्या राइज होती है कि मेरे बहुत सारे बैंक अकाउंट है, मेरा पीएनबी में भी बैंक है, मेरा एसबीआई में भी है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है। तो पीएनबी में अगर मैं टोटल करूं तो मेरी 5 लाख की ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट की हुई है, एसबीआई में देखूं तो मेरी 7 लाख की हुई है, और बीओबी में देखूं तो मेरी 5 लाख की हुई है। तो क्या अभी भी बैंक जो है वो एसएफटी की इंफॉर्मेशन भेजेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को मेरे केस में? तो जी हाँ, अभी भी भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि वो नीचे किसकी बात कर रहा है, एग्रीगेट की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, एग्रीगेट। तो मुझे क्या करना है, इन सबको टोटल करना है। अगर टोटल मेरा क्या कर रहा है, 17 लाख हो रही है, तो मेरी एक्सीड कर रही है 10 लाख की लिमिट। ये यहाँ पर मैं सेविंग बैंक का एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके साथ। सेविंग बैंक के केस में क्या हो रहा है, मेरा एक्सीड कर रही है 10 लाख को। तो इस केस में भी बैंक जो है एसएफटी की इंफॉर्मेशन भेजेगा आपके लिए, किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटी को। क्लियर? समझ आ गया एप्लीकेबिलिटी क्या है? 10 लाख की एप्लीकेबिलिटी है सेविंग के चक्कर, सेविंग केस में, और करंट अकाउंट के केस में हमारी 50 लाख की एप्लीकेबिलिटी है। प्लस तो समझ आ गया कि बैंक जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को हमारी इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर उसने इंफॉर्मेशन दे भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, अभी इश्यू होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इफ द अबव लिमिट एक्सीड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज अथॉरिटी टू सर्व नोटिसेस। वो आपको नोटिस भेजेगा। देखो, अगर आपने 10 लाख या 50 लाख से कम कराई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा भी कराई है 10 लाख 50 लाख से, लेकिन आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में शो कर दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी मेंशन नहीं किया तो उस केस में आपके पास नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आपको क्या है, उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर इन केस आप उस नोटिस का नहीं रिप्लाई करते, प्लस अगर आप रिप्लाई कर भी रहे हो लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, डिपार्टमेंट को वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, वो उससे कन्विंस नहीं हो रहे, प्लस देखो तो क्या होगा उस केस में, एज सेक्शन 115 बीबीई इफ द इनकम सोर्स रिमेन अनफेयर वेरीफाइड। मतलब कि देखो, जैसे आपने 12 लाख का कैश डिपॉजिट कराया तो आपके पास नोटिस आ गया, तो उस नोटिस का आपने रिप्लाई कर दिया लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, प्लस आप रिप्लाई नहीं कर पाए, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिखा पाए, आप उसको वेरीफाई नहीं करा पाए ये पैसे यहाँ से आए हैं, आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस अमाउंट पे जितना भी, जैसे जो 12 लाख है, 12 लाख आप नहीं कन्विंस, 12 लाख पे क्या लगेगा, फ्लैट रेट टैक्स लग जाएगा 60%, और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बेसिक एजम्पशन का या स्लैब रेट का। ना ही आपके जो इस पे आप ये कहो कि 12 लाख मेरे पास पैसे तो आए थे लेकिन इस पे मेरा इतना एक्सपेंस हो गया था, तो वो भी आपको एक्सपेंसेस की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ना ही आपके पास बेसिक एग्जाम्पशन भी, लिमिट भी माइनस होगी, कुछ भी माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा इस पे उठा के स्लैब 60% आपका टैक्स लग जाएगा, और सरचार्ज भी लगेगा प्लस 25%, इस पे सरचार्ज भी लग जाएगा, पेनल्टी भी इम्पोज होगी सेक्शन 271CC। देखो कितना हैवी इम्पोज हो गया आपका टैक्स का और पेनल्टीज का। तो आपको बहुत केयरफुल रहना, ये सेक्शन है बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप इस टैक्स पेनल्टीज को देख के ये डर मत जाना कि हम कैश डिपॉजिट कराए ना। देखो, आप कैश डिपॉजिट कराओ, 10 लाख से ज्यादा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात है, या तो आप अपने रिटर्न में मेंशन करो जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हो, तो आपके पास कुछ आना ही नहीं है, कोई डर वाली बात ही नहीं है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में उनको मेंशन नहीं करते तभी आपके पास नोटिस आएगा, अदरवाइज नोटिस आएगा ही नहीं। और अगर इन केस आपके पास नोटिस आ भी गया तो क्या करना है आपको, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पर्सन को कि ये जो मेरे पास पैसा आया है ये यहाँ से आया है और ये जेन्युइन ही पैसा आया है। ठीक है, तो बस बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट क्या चाहता है, डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भी कैश डिपॉजिट कराओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पैसों से, बस उसको ये है कि इनकम टैक्स आप ढंग से पे करो। आपने जो भी कैश डिपॉजिट कराया वो किस लिए कराया, अगर वो टैक्सेबल है तो आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया। तो अगर आपकी साल में कोई ट्रांजेक्शन हो भी जाए जिसका जो टोटल है वो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है, तो उस केस में आप इनकम टैक्स में जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो तो उसको मेंशन कर दो। अगर वो टैक्स, उस पर टैक्स लग रहा है तो आप उस पर टैक्स लगाओ। अगर नहीं टैक्स लग रहा, आप नहीं उसको इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर रहे, तो उसके बाद जब नोटिस आए तो नोटिस के लिए आप रेडी रहो कि हमें ऐसे रिप्लाई करना है कि ये पैसा यहाँ से आया है।
अगर डिपार्टमेंट वाले लोग कन्विंस हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आपके पास कोई पेनल्टीज, कोई इंटरेस्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो कोई डर वाली बात नहीं है। क्लियर? प्लस देखो अभी तक हमने क्या बात की थी, हमने टोटल की बात की है, हमने एग्रीगेट की बात की कि कितना हमें पूरे साल में सारे बैंकों में मिला के 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं कराना चाहिए। करा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें इनकम टैक्स रिटर्न में हमने शो किया हो। प्लस अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं शो किया, अगर हमारे पास नोटिस आए तो हम नोटिस का भी रिप्लाई अपना तैयार रखें कि ये पैसा यहाँ से आए। तो अब देखो टोटल की तो बात हो गई, एग्रीगेट की बात हो गई, प्लस मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि आप अवॉइड करना कि आप एक वन टाइम में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा भी कैश नहीं जमा कराओ। ठीक है, आप ये लेके चल रहे हो कि आपने 1 अप्रैल को 1.5 लाख डिपॉजिट कराए कैश, 4 अप्रैल को आपने करा दिए 2.5 लाख और 8 अप्रैल को आपने करा दिए 1.5। तो देखो आपका कितना टोटल बन गया, 5.5 लाख। तो आप ये सेटिस्फाई होकर बैठे हो कि ठीक है मेरा 10 लाख से तो कम ही है, तो मेरे पास नोटिस नहीं है। नहीं, आपका इस केस में भी नोटिस आ सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, यही सजेस्ट करूंगी कि आप सिंगल डे की सिंगल ट्रांजेक्शन में भी 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट ना कराए। तो इस केस में क्या है, 4 अप्रैल को आपने 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करा रखा है, तो इस केस में आपके पास चांसेस है कि आपके पास नोटिस आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू।